सभी का नमस्कार। आज की 9वीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1 में फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कैसे हुई उस बिंदु का अध्ययन किया था और फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक कौन से हैं, उन प्रतीकों का क्या अर्थ है उसके बारे में अध्ययन किया था। आज की हम कक्षा में आगे की बिंदु फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना, इस बिंदु का आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। इस बिंदु को समझेंगे कि फ्रांस में राजतंत्र का क्या हुआ, उन्मूलन, यानी राजतंत्र जो था, राजा का जो शासन था, जो संवैधानिक राजतंत्र था, वो भी कैसे समाप्त हुआ, ठीक है। और उसके बाद में गणतंत्र की स्थापना हुई, यानी गणतंत्र शासन की स्थापना हुई और वो कैसे हुई, इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हम बिंदु लेंगे फ्रांस सम्राट लुई 16वां। लुई 16वां जो सम्राट था, जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसके शासनकाल में 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। तो फ्रांस का सम्राट लुई 16वां जो था, उसने संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना के समय संविधान पर हस्ताक्षर किए और संविधान पर हस्ताक्षर करने का मतलब था कि सम्राट की शक्ति को सीमित करना। तो सम्राट ने इस संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए थे, लेकिन जो उसके पड़ोसी राज्य थे, फ्रांस के पड़ोसी राज्य प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ में मिलकर उसने एक योजना बनाई और योजना बनाकर सेना तैयार की और सेना को फ्रांस में भेजने की योजना बनाई। इस योजना के बारे में फ्रांस की नेशनल असेंबली, जो आम जनता की सरकार थी, लोकतांत्रिक सरकार थी, उस नेशनल असेंबली को पता चल गया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया जो राज्य थे, उनकी सेना के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध की घोषणा करने के बाद नेशनल असेंबली ने अपनी सेना में आम जनता को भर्ती करना शुरू कर दिया। उस आम जनता में हजारों स्वयंसेवी लोग थे जो इस सेना में भर्ती हुए और अपने शत्रु यानी प्रशा, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के सम्राट के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार नेशनल असेंबली ने युद्ध की घोषणा करके अपनी सेना का निर्माण किया। फिर इसके आगे की घटना, जो सेना थी और सेना में जो आम जनता थी, वो जोश में थी और युद्ध में भाग लेने के लिए उनके मुंह पर देशभक्ति के तराने यानी देशभक्ति के गीत थे और वो देशभक्ति के गीत गाते हुए युद्ध में आम जनता भाग ले रही थी। उस समय जो सबसे प्रसिद्ध गाना था वो था मार्सिले गाना, और मार्सिले जो गाना था वो फ्रांस के कवि रोजेट दी लाइल के द्वारा लिखा गया था, जो बाद में फ्रांस का राष्ट्रगान बना। मार्सिले फ्रांस का राष्ट्रगान जब बन गया था, तब वहां की आम जनता जो सेना में भर्ती हुई थी, वो युद्ध में भाग लेने के लिए मार्सिले गीत को गाती, जिसको राष्ट्रगान के रूप में समझा जाने लगा और ये गाना उस समय काफी प्रसिद्ध भी हुआ, जिससे आम जनता के अंदर जोश पैदा हुआ और उन्होंने इस क्रांतिकारी युद्ध में पूरे जोश के साथ भाग लिया। इसके बाद हमारा बिंदु आता है कि जब ये क्रांतिकारी युद्ध आम जनता की सेना के द्वारा प्रशा, ऑस्ट्रिया व सम्राट के विरुद्ध लड़ा जाने वाला था, तो उस क्रांतिकारी युद्ध में जनता को भारी क्षति हुई। क्षति से यहाँ पे तात्पर्य है कि हानि हुई, नुकसान हुआ अलग अलग प्रकार से। तो जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ा, आर्थिक रूप से भी जनता को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। युद्ध के अंदर जब फ्रांस के आम जनता के जो पुरुष थे, उन पुरुषों ने युद्ध में भाग लिया था और युद्ध में भाग लेने के कारण
घर की जिम्मेदारी औरतों पर आ गई थी। औरतों के ऊपर घर के बच्चों का लालन पालन और परिवार के लालन पालन की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन औरतों ने पुरुषों के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार की जिम्मेदारी को निभाया और पुरुषों ने युद्ध में भाग लेकर लोकतांत्रिक शासन की स्थापना करने में अपनी भूमिका निभाई। इसी प्रकार क्रांतिकारी युद्ध जो चल रहा था, तो आम जनता चाहती थी कि क्रांतिकारी युद्ध लंबे समय तक चले और ये युद्ध आगे बढ़े, क्योंकि आम जनता चाहती थी कि जो राजनीतिक अधिकार अमीरों को प्राप्त हैं और आम जनता और गरीबों को प्राप्त नहीं है, वो अधिकार उन्हें मिले और एक ऐसी लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हो जिसमें जनता को सारे राजनीतिक अधिकार मिले। इसलिए क्रांतिकारी युद्ध को आगे बढ़ाना चाहती थी। 1791 का जो संविधान था, जो बना था, वो लोकतांत्रिक संवैधानिक राजतंत्र शासन के तहत बना था, लेकिन उसमें अमीरों को मत का अधिकार था, गरीब पुरुषों को नहीं था। तो 1791 का जो संविधान था उसमें अमीरों को राजनीतिक अधिकार लेकिन गरीबों को नहीं। इस नियम को बदलना चाहते थे, इसलिए आम जनता चाहती थी कि युद्ध आगे बढ़े और युद्ध का अंत इस प्रकार से हो कि उन्हें एक नई सरकार मिले, नई व्यवस्था मिले जिसमें उन्हें सारे राजनीतिक अधिकार मिले। इसी क्रम में आगे का बिंदु है जैकोबिन क्लब। जैकोबिन एक क्लब का नाम है, या हम कह सकते हैं कि ऐसे लोगों का समूह जहां पर बैठकर लोग विचार विमर्श करते थे, राजनीतिक विचार विमर्श करते थे। ऐसे लोगों का समूह था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। ये जो क्लब था, इसका वास्तविक नाम था, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस क्लब का नाम था कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब। कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब ये एक राजनीतिक समूह का अड्डा था, जहां पे सारे आम व्यक्ति, सारे गरीब व्यक्ति, मजदूर, कारीगर यहाँ पर बैठकर राजनीतिक विचार विमर्श करते थे और आगे की योजना बनाते थे। ये जो जैकोबिन क्लब था, इस क्लब के जो सदस्य थे वो दुकानदार थे, कारीगर थे, मजदूर थे, आम व्यक्ति थे जो इस क्लब में आते थे और यहाँ पर बैठकर विचार विमर्श करते थे, योजना बनाते थे। इस क्लब के जो सदस्य थे वो धारीदार लंबी पतलून पहनते थे। पतलून का मतलब है कि लंबा पजामा पहनते थे, धारीदार। तो धारीदार लंबी पतलून इस सदस्य के लोगों का पहनावा था। जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो अपने घुटनों तक वस्त्र पहनते थे, लेकिन जो क्लब के सदस्य थे वो अपने घुटनों से नीचे लंबे पजामे यानी पतलून पहनते थे जो धारीदार होते थे। इसका चित्र आपको अपनी पुस्तक में मिलेगा। ये वस्त्र, जो धारीदार वस्त्र पहनते थे, ये कुलीन वर्ग के लोगों से अलग था। यहां पे एक शब्द आ रहा है सौकुलोत। सौकुलोत से तात्पर्य है कि जैकोबिन यानी जैकोबिन क्लब के जो लोग थे उन्हें सौकुलोत कहते थे, और सौकुलोत का शाब्दिक अर्थ बिना घुटने वाला। यहाँ पे बिना घुटने वाले से मतलब है कि ऐसा वस्त्र जो अपने घुटनों से नीचे होता था, लंबा होता था, यानी धारीदार पजामा, ठीक है ना। तो ऐसे वस्त्र को बिना घुटने वाला कहते थे। जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो इसे पहनते थे। इसके बाद आता है बिंदु खाद्य पदार्थों की महंगाई होने लगी। यानी जब क्रांतिकारी युद्ध चल रहा था, और तो क्रांतिकारी युद्ध के समय खाद्य पदार्थों की महंगाई हो गई थी, और महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि लोगों के लिए खाने पीने की जितनी भी वस्तु थी उनको खरीदना मुश्किल हो गया था और जीवन यापन करना मुश्किल हो गया था। इसके कारण से जो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और पेरिस के जो लोग थे वो काफी नाराज थे। धीरे धीरे पूरे फ्रांस के लोगों में नाराजगी फैली। इस नाराजगी को दूर करने के लिए नेशनल असेंबली ने अपनी योजना बनाई, लेकिन उससे पहले इन नाराज पेरिस वासियों ने विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। इन आम लोगों ने
विशाल हिंसक विद्रोह के माध्यम से अपने अधिकारों को प्राप्त करने और महंगाई को दूर करने के लिए हिंसक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त का समय था। 10 अगस्त को आम जनता ने ट्यूलेरिये महल पर धावा बोला। उस महल पर आक्रमण किया जो ट्यूलेरिये का महल था, जहां पे राजा को घंटों तक बंदी बना के रखा लोगों ने और जेल में उन्हें डाल दिया और राजा को जेल में डाल दिया। और जब राजा को जेल में डाल दिया तब जाकर लोगों का जो गुस्सा था, जो हिंसक विद्रोह था, वो पूरा हुआ। इस हिंसक विद्रोह के बाद में नेशनल असेंबली ने नए चुनाव करवाए और नए चुनाव के माध्यम से नेशनल असेंबली में नए सदस्यों को चुना जाने लगा, नए नियमों के साथ में। नेशनल असेंबली का जब चुनाव हुआ तो उसमें नए नियम बनाए गए और 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों को मत देने का अधिकार था। और इसमें मतदान का अधिकार जो अमीर पुरुष थे उनको भी था और जो गरीब पुरुष थे, जो टैक्स नहीं देते थे, उनको भी मत देने का अधिकार दिया गया, जिसके कारण से फ्रांस के अंदर एक नई लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, नए नियमों की स्थापना हुई, जिससे आम जनता और जो आम जनता में गरीब पुरुष थे उनको मतदान का अधिकार मिला। नवनिर्वाचित असेंबली यानी जब असेंबली के नए सदस्यों का चुनाव हुआ तो उस नई असेंबली का नाम जो है वो कन्वेंशन रखा गया। कन्वेंशन 21 सितंबर 1792 का जो समय था, इस समय राजतंत्र का अंत हुआ, यानी राजतंत्र यानी सम्राट के शासन का अंत हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। यानी 21 सितंबर 1792 का राजतंत्र का पूरी तरह से अंत हो गया और गणतंत्र की स्थापना होगी, यानी एक ऐसे शासन की स्थापना होगी जिसका चुनाव जनता द्वारा किया जाएगा। अंतिम बिंदु है, गणतंत्र का चुनाव जब हुआ तो जनता के द्वारा हुआ और जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर शासन में भेजती थी और वो प्रतिनिधि शासन को चलाते थे। ठीक है, ऐसे शासन को एक प्रकार से गणतांत्रिक शासन कहते हैं और इस प्रकार के गणतंत्र के चुनाव में जनता ने अपनी सरकार को चुना। लुई 16वां जो शासक था, लुई 16वां को फ्रांस की न्यायालय के द्वारा सजा सुनाई गई, मौत की सजा सुनाई गई। 21 जनवरी 1793 का जो समय था, 1793 को लुई 16वां को फांसी की सजा दी गई। इस प्रकार लुई 16वां को फांसी की सजा मिली और फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई। जनता के चुने हुए जो प्रतिनिधि थे उनकी सरकार बनी, गणतंत्र की स्थापना हुई, एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई और फ्रांस की आम जनता को मतदान का अधिकार मिला जो उन्हें पहले प्राप्त नहीं था। इस प्रकार फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन हुआ, समापन हुआ और गणतंत्र की स्थापना हुई। धन्यवाद।